हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर शोभित पटेल एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हुआ हूं मोशन एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड के नीट चैनल पर। और आज हम बच्चों बात करने वाले हैं यहां पर नीट की काउंसलिंग के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, नीट की काउंसलिंग बहुत जल्द स्टार्ट होने वाली है, प्रोबेबली 10 अक्टूबर से। तो उसके लिए मैं आज आपके सामने जरूरी जानकारी लेके आया हूं और इसमें अपन बात करने वाले हैं काउंसलिंग से जुड़ी हुई सारी प्रोसेसेस की, सारे डॉक्यूमेंट्स की। यहां अपन बात करने वाले हैं कि ऑल इंडिया काउंसलिंग, ऑल इंडिया कोटा के लिए जो काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है, सबसे पहले उसमें हमें कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, उसमें कौन कौन से राउंड होने वाले हैं और उन राउंड में आपको कैसे पार्टिसिपेट करना है, इसके बारे में डिटेल्ड अपन चर्चा करेंगे यहां पर। तो बच्चों चलिए तैयार हो जाइए। और बच्चों एक बात ध्यान रखिए, अभी तक आप रिजल्ट के लिए, आंसर की के लिए या डेट्स के लिए एनटीए की वेबसाइट को फॉलो कर रहे थे, लेकिन अब आपको एमसीसी के थ्रू जाना है यहां पर, क्योंकि mcc.nic.in। तो इसको अपना बुकमार्क बना लीजिए बच्चों, क्योंकि इसी साइट पर अब आपके आगे की इंफॉर्मेशन आने वाली है। तो बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि आप कैसे इस प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और कैसे आप बेहतरीन कॉलेज जो है आपको मिल सकता है आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग। तो यहां पर बात करें बच्चों, जैसा कि मैंने आपसे कहा एमसीसी, तो अब आपको एमसीसी की वेबसाइट को फॉलो करना है, मेडिकल काउंसलिंग कमिटी को, क्योंकि अब आपकी काउंसलिंग से जुड़ी सारी जितनी भी जानकारी है और जितना भी जिम्मा है वो सारा एमसीसी के पास होता है बच्चों। तो यहां पर देखिए, काउंसलिंग के लिए अपन बात करें यहां पर, जैसा कि मैंने आपको बताया, काउंसलिंग फॉर दी अंडर ग्रेजुएट एमबीबीएस और बीडीएस के लिए 2022 और 23 के लिए आपको एमसीसी की साइट पर जाना है, mcc.nic.in, और इसी की स्टेप्स को आपको फॉलो करना है। और यहां पर बच्चों देखिए किस तरीके से आपको यहां पर पार्टिसिपेट करेंगे। सीट डिस्ट्रीब्यूशन मैट्रिक्स देख लीजिए कि ऑल इंडिया की जो काउंसलिंग होने वाली है, उस ऑल इंडिया की काउंसलिंग में एक तो 15% आपका ऑल इंडिया कोटा है। जो भी सीट्स हैं, सपोज करिए महाराष्ट्र में अगर 100 सीट्स हैं, तो 100 सीट्स में से 15% सीट, मतलब 15 सीट्स जो हैं वो ऑल इंडिया कोटा से भरी जाएंगी। बाकी की जो 85 बचेंगी वो स्टेट कोटा से भरी जाएंगी, जिसको आपको स्टेट की अथॉरिटी डील करेगी उसको। ठीक है, तो 15% तो हर स्टेट में ऐसा ही है। जैसा मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, राजस्थान हो, यूपी हो, एमपी हो, कोई भी स्टेट हो आपका, वहां पर 15% जो सीट्स हैं वो ऑल इंडिया कोटा से बच्चों फिल की जाएगी। मतलब अगर आप इस काउंसलिंग में, अगर आप किसी भी स्टेट के हों लेकिन किसी दूसरी स्टेट में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आप इस कोटा से ले सकते हैं। इसके बाद 100% एम्स की जितनी भी सीट होती है, इसका कोई स्टेट कोटा नहीं है, ये ऑल इंडिया कोटा से ही भरी जाएगी। साथ ही साथ 100% जिपमर, इसकी काउंसलिंग भी एमसीसी के थ्रू होती है। इसके बाद सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हो गई, एएमयू हो गई, बीएचयू हो गई, जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी हो गई, इन सभी यूनिवर्सिटी की जो सीट्स होती हैं, 100% सीट्स जो है वो इसी ऑल इंडिया काउंसलिंग के अंदर एमसीसी के थ्रू ही भरी जाएंगी। 100% ईएसआईसी, एएफएमसी की अगर बात करें, ओनली रजिस्ट्रेशन पार्ट जो होगा वो यहां पर होगा, क्योंकि एएफएमसी जो होता है अपनी काउंसलिंग अलग से करवाता है, लेकिन रजिस्ट्रेशन पार्ट अगर आप रजिस्टर करना चाहते हैं तो आपको यहीं पर एमसीसी के थ्रू ही एएफएमसी के लिए भी रजिस्टर करना होगा। आईपी यूनिवर्सिटी की अगर अपन बात करें, दिल्ली में अगर बात करें, 15% ऑल इंडिया कोटा से और 85% इंस्टीट्यूशनल कोटा है। 100% डीम्ड यूनिवर्सिटी जो है वो भी यहां पर ऑल इंडिया एमसीसी के थ्रू ही भरी जाएंगी यहां पर सीट्स। तो बच्चों यहां पर अपन बात करते हैं काउंसलिंग की प्रोसेस की, कि भाई ऑल इंडिया कोटा में अगर आपको काउंसलिंग करवानी है तो आपको कौन सी प्रोसेस को फॉलो करना है। तो चलिए आइए बच्चों यहां पर देखते हैं, समझते हैं, सुनते हैं कि कैसे ऑल इंडिया कोटा के लिए आपको जो है काउंसलिंग फॉलो करनी है। तो डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, सबसे पहले प्रोसेस स्टेप्स देखते हैं। रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है, जैसे कि आप सभी जानते हैं। और रजिस्ट्रेशन ऑन एमसीसी वेबसाइट, आपको एमसीसी की वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद बच्चों पेमेंट करनी है थ्रू क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड, उससे आपको रजिस्ट्रेशन की पेमेंट करनी है। और सिक्योरिटी फीस भी पे करनी है बच्चों। सिक्योरिटी फीस कितनी लगेगी, रजिस्ट्रेशन फीस कितनी लगेगी, इसकी चर्चा अपन आगे करने वाले हैं यहां पर। इसके बाद आपको चॉइसेस वहां पर सबमिट करनी है। चॉइसेस सबमिट करेंगे और चॉइसेस को सबमिट करने के बाद मॉडिफाई एंड लॉकिंग ऑफ चॉइसेस, उसके बाद आपको टाइम दिया जाएगा उसको मॉडिफाई करने के लिए। और फाइनली बच्चों लॉक जरूर करना है चॉइसेस को। कई बार कई बच्चे ये गलती करते हैं कि चॉइस को सबमिट तो कर देते हैं लेकिन उसको लॉक करना भूल जाते हैं। तो बच्चों अगर आपने उन चॉइसेस को लॉक नहीं किया है तो वो आपकी चॉइसेस इनवैलिड है, वो किसी काम की
नहीं है। तो चॉइसेस आपको सबमिट करने के बाद उसको मॉडिफाई अगर करना चाहें कर सकते हैं, अदरवाइज आपको लॉक जरूर करना है। ये वाली बात बिल्कुल ध्यान रखिएगा आप लोग। तो बच्चों यहां पर बात करते हैं फर्स्ट राउंड ऑफ अलॉटमेंट की, कि आपका फर्स्ट राउंड स्टार्ट हुआ। फर्स्ट राउंड स्टार्ट हुआ तो दो कंडीशन आपकी बनती है कि पहली बात तो आपको सीट अलॉट हुई या नहीं हुई, ठीक है। तो अगर सीट अलॉट हो गई है तो आपको रिपोर्ट करना है अलॉटेड कॉलेज में विद इन दी गिवन पीरियड ऑफ टाइम। साथ ही साथ एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट करनी है और आपकी यहां पर काउंसलिंग हो जाती है खत्म। लेकिन दूसरी चॉइस आपके पास है, अगर आपको लगता है कि आपको इससे बेहतर कॉलेज मिल सकता है तो आप यहां से फ्री एग्जिट ले सकते हैं विदाउट रिपोर्टिंग दी अलॉटेड कॉलेज। फ्री एग्जिट का मतलब यहां पर क्या है कि यहां पर क्या होगा कि आपकी जो सिक्योरिटी अमाउंट है वो आपको पूरा की पूरा रिफंड कर दिया जाएगा, ठीक है। और यहां पर आप राउंड 2 के लिए एलिजिबल होंगे। यहां पर कोई भी सिक्योरिटी अमाउंट आपका डिडक्ट नहीं होने वाला है। सिक्योरिटी अमाउंट आपका जैसा था, रिफंड तो क्या जैसा था वैसा ही रहेगा, कहने का मतलब यह है। और अगर आपको सीट अलॉट नहीं हुई है दोनों ही केस में, या तो आपने फ्री एग्जिट ले लिया है या फिर आपने जो है आपको सीट अलॉट नहीं हुई है, दोनों ही केस में आप राउंड 2 के लिए एलिजिबल होते हैं और आप काउंसलिंग के राउंड 2 में जाते हैं। रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट ऑफ फी फॉर राउंड 2, लेकिन ये केवल उन कैंडिडेट के लिए जिन्होंने राउंड फर्स्ट के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं कराया था। अगर आपने राउंड फर्स्ट के लिए रजिस्ट्रेशन कराया था तो आपके लिए फिर से रजिस्ट्रेशन और फी पेमेंट करने की आपको कोई भी जरूरत नहीं है। आपको यहां पर केवल फिलिंग एंड लॉकिंग न्यू चॉइसेस, ध्यान रखिएगा चॉइस फिल करना और लॉक करना बहुत जरूरी है। फिल करने के साथ साथ चॉइस को क्या करना है बच्चों, लॉक भी करना है। ये बात बिल्कुल दिमाग में रख लीजिए कि हमको चॉइस को लॉक भी करना है, अदरवाइज वो चॉइसेस इनवैलिड होती हैं, ठीक है। और चॉइसेस आपको किस हिसाब से भरनी है उसके बारे में मैं बताता हूं, आपको थोड़ी जानकारी देता हूं कि कई बार हम ये करते हैं, जो हमारी रेंज में कॉलेज आते हैं हम वो चॉइस में भरते ही नहीं। हम ऐसे कॉलेजेस भर देते हैं जो हमारी रेंज से बाहर थे। तो हो सकता है हमें कोई कॉलेज मिल रहा हो और मिल सकता हो और वो कॉलेज हमें नहीं मिल पाता क्योंकि हमने अपनी रेंज के कॉलेजेस भरे ही नहीं, वहां पर फिल ही नहीं किए। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको वो कॉलेजेस, जैसे कि हमने प्रीवियस सेशंस भी लिए थे कि कितने नंबर पे कौन सी रैंक पे कौन सा कॉलेज मिलने की आपको प्रोबेबिलिटी है, आपको उसी के अकॉर्डिंग कॉलेजेस भरने हैं। कई बार हम ये गलती कर बैठते हैं कि हमने जैसे 25 कॉलेजेस भरे या 20 कॉलेजेस भरे, तो अब हमने क्या किया, हमने सारे कॉलेजेस वो भर दिए जो हमारी रेंज से ही बाहर थे। तो अब क्या होगा इस कंडीशन में, इस कंडीशन में हो सकता है आपसे थोड़े कम मार्क्स वाले को तो कॉलेज अलॉट हो जाए, लेकिन आप जो है आपको कोई कॉलेज ही ना मिले क्योंकि आपने अपने रेंज के अकॉर्डिंग भरा ही नहीं था, ठीक है ना। तो इस हिसाब से आपको पहले तो अपनी रेंज देखनी है, कौन कौन से कॉलेज आपकी रेंज में आते हैं उसी के आसपास भरने। और कॉलेजेस का सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों भरते टाइम, कि आपको सीक्वेंस बहुत अच्छे से फिल करना है, क्योंकि आपका जो सिस्टम जो रीड करता है वो आपका टॉप टू बॉटम सीक्वेंस रीड करता है। तो ऐसा ना हो कि आपने किसी भी नंबर पे कोई कॉलेज भर दिया, मान लीजिए आपने एक कॉलेज भर दिया 9th नंबर पे और आपको मान लीजिए वो कॉलेज अलॉट हो गया, लेकिन आपने कहा कि हमें तो 9th नंबर वाला कॉलेज अलॉट हो गया, हमें तो 10th 11 12 हो जाता चल जाता, लेकिन ये 9th वाला क्यों अलॉट हो गया। वो इसलिए अलॉट हो गया क्योंकि आपने उसकी ऑर्डर गलत रखी थी। अगर आपको वो कॉलेज नहीं चाहिए था या वो आपकी लास्ट प्रेफरेंस थी तो आप उसको लास्ट में रखिए, उसको बीच में मत रखिए, स्टार्टिंग में मत रखिए। तो आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से कॉलेजों को डिसेंडिंग ऑर्डर में फिल कीजिए। इंटरेस्ट प्लस आपकी रेंज क्या है उसके अकॉर्डिंग आपको फिल करना है, और फिल करने के बाद लॉक जरूर करना है, ये वाली बात ध्यान रखिएगा। फिर अगर अपन राउंड 2 की बात करें, आपका राउंड 2 स्टार्ट होता है बच्चों, सीट अलॉट होगी या नहीं होगी, दो ही कंडीशन बनती है। अगर सीट अलॉट हो गई तो रिपोर्टेड टू अलॉटेड कॉलेज, आप अलॉटेड कॉलेज में जाइए और वहां पर एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट कीजिए विद इन द गिवन पीरियड ऑफ टाइम और आपकी काउंसलिंग हो जाती है यहां पर खत्म। और अगर आपको सीट अलॉट हो गई और आप फिर भी सेटिस्फाई नहीं हैं तो क्या करना है बच्चों, एग्जिट विथ forfeiture without reporting the allotted college। forfeiture of fee, आपका जो सिक्योरिटी अमाउंट है यहां पे वो डिडक्ट हो जाएगा बच्चों।
आपका सिक्योरिटी अमाउंट यहां पर गया, ये फ्री एग्जिट नहीं है, क्योंकि फ्री एग्जिट आपको केवल एक ही बार दिया जाता है, दो बार फ्री एग्जिट आपको नहीं मिलने वाला। ठीक है, तो यहां पर सेकंड राउंड में आपको केवल और केवल अगर कॉलेज अलॉट हो गया तो आपको या तो कॉलेज में एडमिशन ले लीजिए या फिर आपका सिक्योरिटी अमाउंट जाता है। कितना जाता है सिक्योरिटी अमाउंट, कितनी फी होती है सिक्योरिटी की, आगे मैं आपसे चर्चा करने वाला हूं। और अगर आपको सीट अलॉट नहीं हुई, कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो आपका सिक्योरिटी अमाउंट डिडक्ट नहीं होगा और आगे आप स्टेट की काउंसलिंग के लिए जो है, स्टेट काउंसलिंग के लिए या फिर आपका जो मोपअप राउंड है, स्ट्रे वैकेंसी राउंड है, उसके लिए आगे एलिजिबल है। ठीक है, तो उम्मीद है इतनी बात तो समझ में आई होगी आपको। चलिए अब बात करते हैं अपन यहां पर क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी है, कुछ मेजर बातें जो आपको ध्यान रखनी है। पहली बात तो कि आपने अगर राउंड सीट के लिए रजिस्ट्रेशन किया है और आपको कोई भी सीट यहां पे राउंड 1 में नहीं मिली है तो आपको फिर से रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। केवल फ्रेश न्यू कैंडिडेट जो होंगे, जो सेकंड राउंड में डायरेक्ट आए हैं, केवल उन्हीं को रजिस्ट्रेशन करना है और उन्हीं को जो है फी डिपॉजिट करनी है। इसके बाद देखिए, candidate who have already joined and taken admission in round 2 of AIQ deemed Central University AIMS JIPMER will not be eligible to participate in MOPUP round। तो अगर जो सीट ले चुके हैं सेकेंड राउंड में तो उनको मोपअप राउंड में, स्ट्रे वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट करने की परमिशन नहीं होगी। ठीक है, और फ्रेश रजिस्ट्रेशन विद पेमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन फी फॉर मोपअप राउंड फॉर द फॉलोइंग कैंडिडेट्स, दोज हु रजिस्टर्ड इन राउंड 1 एंड एग्जिटेड availing free exit, who registered in round 2 and exited with fourth feature of fee can register again with payment of fee। ये आपको दिया हुआ है मोपअप राउंड के लिए कि मोपअप राउंड में अगर आपने फर्स्ट राउंड की अगर बात करें फ्री एग्जिट लिया है और राउंड 2 में आपने एग्जिट कर दिया है विथ फोर्थ फीचर ऑफ फी, मतलब आपका सिक्योरिटी अमाउंट डिपॉजिट हो चुका है। ठीक है, कैन रजिस्टर अगेन विथ पेमेंट ऑफ फी, वो फिर से फी पे करके इसके लिए रजिस्टर कर सकते हैं। और बच्चों, मोपअप राउंड और स्ट्रे वैकेंसी राउंड बड़े ही इंपॉर्टेंट राउंड है, क्योंकि इसमें क्या होता है, कई बार कम नंबर जो होते हैं, लोअर मार्क्स पे भी कॉलेज मिलने की पॉसिबिलिटी होती है, क्योंकि जितनी कॉलेजेस की सीट बच गई है या किसी ने सीट जो है अपनी सरेंडर कर दी है, तो वो सीट्स जो है जाती हैं और मोपअप और स्ट्रे वैकेंसी राउंड में उनको फिल किया जाता है। Final stray vacancy round to be conducted by deemed university, Central University, AIMS, JIPMER. There will be no fresh registration for candidate in final stray vacancy round। तो final stray vacancy round की जैसे अपन बात कर रहे थे, तो ये deemed Central University, AIMS और JIPMER कंडक्ट कराती हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अपन पेमेंट, रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट। तो रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट के लिए क्या करना है, आपको लिंक को फॉलो करना है, ऑनलाइन पेमेंट करनी है आपको, जिसमें डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड का यूज करके आप वहां पर पेमेंट कर सकते हैं। और बात यहां पर यह है, आपको वहां पर डिटेल्स डालनी है, कितनी फी कहां देनी है उसके बारे में चर्चा करते हैं बच्चों। तो फी स्ट्रक्चर है लास्ट ईयर का और इस साल भी यही फी स्ट्रक्चर है बच्चों यहाँ पर, कि आपको डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए अगर अप्लाई कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन फीस आपको देनी है 5,000 रुपीज, जो कि नॉन रिफंडेबल होगी। कैसी है ये? नॉन रिफंडेबल है। ऑल इंडिया कोटा, एम्स, बीएचयू, एमयू, जिपमर, जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, एएफएमसी वगैरह, अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हैं तो 1,000 रुपीज डिपॉजिट करवाए जाएंगे। एससी, एसटी, ओबीसी में आते हैं, फिजिकली हैंडीकैप्ड में आते हैं तो 500 रुपीज डिपॉजिट कराए जाएंगे। और आप दोनों के लिए रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो आपको 5,000 रुपीज डिपॉजिट करने हैं। उसके बाद सिक्योरिटी अमाउंट, देखिए डीम्ड यूनिवर्सिटी का सिक्योरिटी अमाउंट बहुत हाई होता है, 2 लाख रुपीज डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए। और अगर आप ऑल इंडिया, एम्स, बीएचयू, एएफएमसी के लिए रजिस्टर करना चाहते हैं तो आपको 10,000 रुपीज अनरिजर्व के लिए, और कोटा अगर आपके पास है तो 5,000 रुपीज आपको जमा करने होंगे। और तो टोटल अगर यहां पर बात करें, आपको डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए 5,000 ये और 2 लाख है, तो 2 लाख 5,000 डिपॉजिट करने हैं। ठीक है, और AIQ, एम्स, BHU, AMU और जो भी नेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं उनके लिए आपको डिपॉजिट करने हैं 11,000 अगर जनरल कैटेगरी है, और अगर आपकी SC, ST, OBC या फिजिकली हैंडीकैप्ड है तो 5,500 ये आपको डिपॉजिट करने हैं। सिक्योरिटी प्लस रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन इज नॉन रिफंडेबल
और सिक्योरिटी रिफंडेबल है, लेकिन फर्स्ट राउंड में ध्यान रखिएगा तभी रिफंडेबल है जब आपको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है। सेकेंड राउंड तक आपको कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है तो आपकी ये सिक्योरिटी रिफंडेबल है। अगर आपको कॉलेज अलॉट हो चुका है और फिर आप उस कॉलेज को छोड़ना चाहते हैं तो आपको ये सिक्योरिटी अमाउंट रिफंड नहीं होगा, ये नॉन रिफंडेबल है बच्चों, ये रिफंड नहीं होगा। तो रजिस्ट्रेशन फी भी जाएगी, वो तो रजिस्ट्रेशन तो जाना ही जाना है, वो तो नॉन रिफंडेबल है। लेकिन कॉलेज अलॉट होने के बाद, अगर आप कॉलेज अलॉट हो चुका है उसके बाद आप छोड़ते हैं तो आपका सिक्योरिटी फी जो होती है वो भी नॉन रिफंडेबल की कंडीशन में आ जाती है। ठीक है, तो सोच समझ के कॉलेजेस फिल करने हैं बच्चों कि किस तरीके से हमारी रेंज में कौन सा कॉलेज आ रहा है जो हमें मिल सकता है, जिससे कॉलेज मिलने का हमें दुख ना हो, खुशी की जगह। नहीं तो कई बार गम होने लगता है कि ये कॉलेज मिल गया, अब इसका क्या करें, इससे अच्छा हमें मिल सकता था, तो इससे अच्छा मिल सकता था तो आपको इससे अच्छा चॉइस में डिसेंडिंग ऑर्डर में उसको रखना था, आपने उसको नीचे क्यों रखा है, तो ये आपकी गलती हो सकती है। तो ध्यान दीजिएगा इसमें कि एक तो आपको कॉलेजेस अपनी रेंज के अकॉर्डिंग जरूर चेक करके भरने हैं। दूसरी बात, ऐसा ना हो कि हमारी कोई रेंज में कॉलेज आता हो और वो हमने फिल ही नहीं किया जो हमको मिल सकता था और हमें कोई कॉलेज ही नहीं मिला उस चक्कर में, और हमसे 2 नंबर वाले कम वालों को मिल गया। तो ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है। दूसरी बात बच्चों, यहाँ पर कॉलेजेस की चॉइसेस को डिसेंडिंग ऑर्डर में रखना है आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। ऐसा ना हो हमें ऊपर वाला कॉलेज मिल जाए पर हमें तो नीचे वाला चाहिए था, क्योंकि हमारा जो चॉइस ऑफ इंटरेस्ट था वो तो नीचे वाला कॉलेज था लेकिन हमने उसको ऊपर नहीं रखा था। तो ये वाली गलती नहीं करनी है बच्चों। तो चॉइस फिल करते टाइम बड़ा ही जो है आपको वहां पर कॉन्शियस रहना है कि किस हिसाब से कॉलेजेस फिल करने हैं। स्टेप्स ऑफ रजिस्ट्रेशन की अगर बात करें बच्चों, कैसे रजिस्टर करना है आपको, तो यहाँ पर देखिए वेबसाइट पे जाइए, इस तरह की एक विंडो ओपन होगी। यहाँ पर जैसे ही आप वेबसाइट पे जाते हैं mcc.nic.in पर, तो आपको यहाँ पर अपना रोल नंबर, एप्लीकेशन नंबर, कैंडिडेट नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, सिक्योरिटी पिन, ये सब कुछ डालना है और इसके बाद इसको सबमिट करना है। फिर वहाँ से आपकी जितनी भी इंफॉर्मेशन बच्चों यहाँ होनी चाहिए, ध्यान रखिए नीट का जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसी के अकॉर्डिंग एग्जैक्ट मैच करनी चाहिए। फिर आपका रोल नंबर और पासवर्ड यहाँ पर जो जनरेट होगा वो आपको फिल करना है और उसके बाद आप जो है के अंदर एंटर कर पाएंगे। स्टेप 3, यू विल बी रीडायरेक्टेड टू न्यू पेज वेयर यू विल हैव टू एंटर जनरल डिटेल्स व्हेन यू आर डन, क्लिक ऑन सबमिट। जैसे ही आप सबमिट बटन दबाएंगे वहां पे आप नए पेज पे एंटर करेंगे, नए पेज पे रीडायरेक्ट किए जाएंगे जहां पर आपको इंफॉर्मेशन भरनी है और इंफॉर्मेशन जो होनी चाहिए यूर डिटेल एज पर दी एनटीए डेटाबेस। एनटीए डेटाबेस में जो हमने भरी थी जब अपन नीट का एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे थे उसी के अकॉर्डिंग पूरी इंफॉर्मेशन आपको भरनी है यहाँ पर। और साथ ही साथ जब आप कंफर्म रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कैंडिडेट्स, यहाँ पर एक स्लिप जनरेट होगी, उस स्लिप का प्रिंट आउट आपको यहाँ पर रखना है। एक रजिस्ट्रेशन स्लिप जनरेट होगी, उसका प्रिंट आउट आपको कैरी करना है। तो बच्चों यहाँ पर चॉइस लॉकिंग करनी है, जो स्पेसिफिक टाइम में जो भी चॉइस दी है वो आपको फिल करनी है। आपको मॉडिफाई करने का भी टाइम दिया जाता है, लॉक करना है, अवेलेबल चॉइसेस पर क्लिक करना है। ऑप्शन जो चॉइसेस के दिए हुए हैं अवेलेबल जो है चॉइस लॉकिंग के लिए, जो भी चॉइसेस आपके पास हैं उनको क्लिक करिए, उनको जो है आप देखिए, उनको अपने ऑर्डर में सजाइए बढ़िया से, डिसेंडिंग ऑर्डर में अपनी चॉइस को अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग देखिए, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग देखिए और डिसेंडिंग ऑर्डर में उसको फिल करिए। उसके बाद चॉइस को सबमिट करिए और सबमिट करने के बाद बच्चों लॉक करना उसको नहीं भूलना है, हमें चॉइसेस को लॉक जरूर करना है। ये वाली बात ध्यान रख लीजिए बच्चों, ठीक है। तो इस तरीके से आप पूरी कंप्लीट प्रोसेस की तरफ जाते हैं और इसका प्रिंट आउट जरूर ले लीजिएगा। जो लॉक चॉइसेस हैं उसका प्रिंट आउट आप जो है फ्यूचर रेफरेंस के लिए संभाल के रखिए। तो बच्चों सीट अलॉटमेंट नीट 2022, अब जैसे ही आपका जो है सीट अलॉटमेंट की बारी आई, आपने सब प्रोसीजर कर लिया, रजिस्टर करवा दिया, फ़ी डिपॉजिट कर दी, रजिस्ट्रेशन फ़ीस, सिक्योरिटी अमाउंट जो भी होता है वो डिपॉजिट कर दिया, अब आपने काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर लिया, अब आपको सीट अलॉट हो गई। तो सीट अलॉट जब हो जाएगी उसके कुछ दिनों के बाद आपको एसएमएस और ईमेल पर अलॉटेड कोर्स और कॉलेज की इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। नंबर सही डालना है, ईमेल आईडी सही डालनी है। द अलॉटमेंट विल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ कैंडिडेट रैंक, कैटेगरी, प्रेफरेंसेस फिल ड्यूरिंग काउंसलिंग। देखिए यहाँ पर आया है
अलॉटमेंट में आपकी रैंक और कैटेगरी, इसका तो इंपॉर्टेंस है ही, साथ में इसका भी इंपॉर्टेंस है कि आपने उन कॉलेजेस को किस प्रेफरेंस में भरा है। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट देयर अलॉटेड कॉलेज एंड कंफर्म देयर सीट बाय सबमिटिंग द कोर्स fee within the given time, failing which their seat will be allotted to the next candidate। तो आपको करना क्या है, उसके बाद आपको अपने डॉक्यूमेंट लेकर जाना है, आपकी डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, फी सबमिट करनी है। अगर आप ये नहीं कर पाते हैं तो नेक्स्ट कैंडिडेट को आपकी सीट जो है वो अलॉट कर दी जाती है। चलिए अब अपन बात करते हैं यहाँ पे क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए बच्चों, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए आपको काउंसलिंग के लिए। तो काउंसलिंग के लिए आपको डॉक्यूमेंट चाहिए, अलॉटमेंट लेटर चाहिए जो कि एमसीसी ने इशू किया होगा आपको, एडमिट कार्ड ऑफ एग्जाम इशूड बाय एनटीए ने जो एडमिट कार्ड दिया है भाई, अलॉटमेंट लेटर आपको दिया है एमसीसी ने कि आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है, जिसकी आपकी कॉपी एसएमएस पे भी आई है, ईमेल पे भी आई है, एडमिट कार्ड आपको मिला है, रिजल्ट या रैंक लेटर जो एमसीसी ने दिया है, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, क्लास 10th का सर्टिफिकेट या मार्कशीट और 10+2 का सर्टिफिकेट मार्कशीट चाहिए आपको, 8 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए आपको, प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर चाहिए आपको, जो अलॉटेड लेटर है आपके पास जो कि आपको ऑनलाइन मिला होगा आपको कॉलेज अलॉट होने के बाद, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में आधार कार्ड सभी के पास होता है, मोस्टली स्टूडेंट के पास, वो ले जा सकते हैं। द कैंडिडेट शुड आल्सो ब्रिंग दी सर्टिफिकेट, अगर एप्लीकेबल है कास्ट सर्टिफिकेट या फिजिकली हैंडीकैप्ड कोटा में आपने किसी कोटा से सीट ली है तो उस कोटा के लिए ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में आप आते हैं तो उसका सर्टिफिकेट आपको जो है वो चाहिए, ठीक है। और फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए एमसीसी ने साइट ओपन कर दी है, आप वहां जाके रजिस्टर करा सकते हैं और वहां से सर्टिफिकेट ले सकते हैं। तो इस तरह से बच्चों जो अपन ने यहाँ पर हम लोगों ने आपको जानकारी दी कि किस तरीके से आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है, क्या क्या सावधानियां रखनी है काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते टाइम, और कौन कौन से कॉलेजेस को आपको प्रेफरेंस देना है। एक तो आपकी जो रेंज में आते हो कोशिश करिएगा जिसमें अगर आप चाहते हैं जिनमें बॉन्ड ना हो उन कॉलेजेस को साइन करिए, ठीक है। और रेंज में आपके आते हो और ऑर्डर आपका बिल्कुल स्पेसिफिक होना चाहिए, डिसेंडिंग ऑर्डर होना चाहिए, ठीक है। तो बच्चों उम्मीद है कि आपको इन सब चीज़ों से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा, जानकारी मिली होगी और आप इसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। और कोई भी आपको दिक्कत होती है, परेशानी होती है, समस्या होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए मैं इस सेशन को यहीं पर समाप्त करता हूं और उम्मीद करता हूं आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करेंगे। तो बच्चों आज के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।